हेलो एवरीवन। वो शायर कहता है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सेट 3 बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सॉरी, सेट 3 बताने वाले हैं, सेट 3, ठीक है। सेट 3 बताने वाले हैं हिस्ट्री का, यानी हमने 2 सेट ऑलरेडी का सोल्यूशन करा के अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। तो अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। और ये इतिहास का है, इतिहास का भंडारा मैं भी शुरू किया हूँ। इतिहास में मैं इतना दूंगा कि आप उससे ना खुश हो जाओगे, ठीक है। यानी आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से मैच होने वाले हैं, वो भी झारखंड सचिन कलसादे यानी जैक के द्वारा जारी हुआ प्रश्न ही है। टॉप प्रश्न को मैंने छाट के रखा है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से सवाल देख लेते हैं। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या पहला देखते हैं, हड़प्पा की खोज किसने की। आपको पता होगा हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम शाहनी जी ने की थी, ठीक है। राय बहादुर दयाराम शाहनी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं, तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे, ठीक है। तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी जो थे किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे, ठीक है। तो जो है ना 16 का व्यवहार करते, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है ना कांस्य युगीन सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी, यानी कांसे की युग की सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। प्रश्न संख्या चौथा देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो ना रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या पांचवा देखते हैं, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, स्नानागार किसे कहते हैं। स्नानागार उसे कहते हैं स्विमिंग पूल, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो स्विमिंग पूल को ही स्नानागार कहते हैं। तो सबसे जो ना विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या छठा देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन सा था। विशाल नगर कौन सा था। तो प्रश्न संख्या छठा का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए राखीगढ़ होगा। विशाल नगर की बात हो रही है, ठीक है, राखीगढ़। प्रश्न संख्या सातवां देखते हैं, कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1782 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्तर में जो सीमा थी वो क्या थी, उनका नाम क्या था। तो उत्तरी सीमा का जो नाम था वो था आलमगीर, आलमगीर था, ठीक है। प्रश्न संख्या अगला देख लेते हैं, सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे। जैसे हम लोग कोई भोजन को मीठा बनाने के लिए चीनी का प्रयोग करते हैं, तो जो ना सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो शहद का प्रयोग करते थे। शहद का प्रयोग करते हैं, जिन्हें आप अपने भाषा में क्या कहते हैं, मधुइया कहते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। प्रश्न संख्या 10वां देखते हैं, हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे। हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे। तो जो प्राप्त करते थे वो कहाँ से प्राप्त करते थे, पता है, सोरतुगोई, सोरतुगोई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 11, हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग जो थे वो सोना को कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे। प्रश्न संख्या 11 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो दक्षिण भारत से करते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगला देख लेते हैं, क्या 1838 ईस्वी में ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता प्राप्त किसने की। 1838 ईस्वी में ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले पढ़ने में जो सफलता प्राप्त की थी वो किसने किए थे, तो जेम्स प्रिंसेप में किए थे। कब किए थे, 1838 ईस्वी में। यह भी आ सकता है प्रश्न, कब किया था, 1838 ईस्वी में। प्रश्न संख्या मौर्य काल के किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। तो मौर्य काल के किस लिपि का प्रयोग सबसे अधिक, यानी सर्वाधिक मतलब होता है सबसे अधिक हुआ है। तो ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग सबसे अधिक हुआ मौर्य काल में, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 14, अशोक की कलिंग का विजय उल्लेख किस किस शिलालेख में मिलता है। अशोक की जो कलिंग पे विजय का उल्लेख है वो किस शिलालेख में मिलता है, 13वां शिलालेख, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 15, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है। हाथी गुफा अभिलेख जो है ना किससे संबंधित है, तो खारवेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, राजगीर कितने पहाड़ी से घिरा हुआ है। राजगीर कितने पहाड़ी से घिरा हुआ है, तो 7 पहाड़ी से घिरा हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 17वां देखते हैं, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की है। तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना किया है वो किए हैं उदयन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, इंडिका के रचयिता कौन थे। इंडिका के रचयिता जो थे वो कौन थे, तो मेगास्थनीज थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है, सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया है। प्रश्न संख्या 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क ने बनाया सारनाथ का अशोक स्तंभ, सॉरी, ठीक है। प्रश्न संख्या 20वां देखते हैं, 187 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट का वृद्धत्व का वध किसने किया था। तो प्रश्न संख्या 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। प्रश्न संख्या 21 है, महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पे हुआ है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अगले वीडियो में हमने आपको बताया था महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पे हुआ, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे, ठीक है, नेपाल के
देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी इसे पतला कर लेता हूँ हल्का, ठीक है। चलिए लिखता हूँ नेपाल। नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, ठीक है। कपिलवस्तु, ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा, वैसे सिंपल सा प्रश्न है। अगला सवाल है सवाल नंबर 22। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कब हुए थे? तो 1707 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 23 है दीपवंश और महावंश ग्रंथ किस देश से संबंधित है? दीपवंश और महावंश ग्रंथ किस देश से संबंधित है? चीन से। प्रश्न संख्या 24 है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें संकलित है? तो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो किसमें संकलित है? वो सूत्र पिटक में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 25 अकबर की मृत्यु कब हुई थी? अकबर की मृत्यु जो हुए थे वो कब हुई थी? तो प्रश्न संख्या 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई थी। प्रश्न संख्या 26 है महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए हैं? तो प्रश्न संख्या 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रावस्ती में, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। अवध सूबा वर्तमान में किस राज्य में है? अवध जो सूबा है, सूबा मतलब होता है राज्य, ठीक है। सूबा मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सूबा मतलब होता है राज्य, ठीक है। तो अवध सूबा वर्तमान में किस राज्य में है? तो प्रश्न संख्या 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? तो दीनार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। आईन अकबरी किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया है? तो प्रश्न संख्या 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा मंजिल आबादी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा विजयनगर का अपने स्थान से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो प्रश्न संख्या 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहमनी राज्य से, ठीक है। तो दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल कितने प्रश्न आएंगे? 30 प्रश्न आएंगे। और हमने इस वीडियो में कितने प्रश्न बताए हैं? टोटल 30 ही तो बताए हैं यार, टॉप प्रश्न बताए हैं। और ये जो ना जेक के द्वारा जारी किए गए प्रीवियस ईयर्स टोटल प्रश्न को हमने एक में करके आपको टोटल बताया है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा